दोस्तों इस चैप्टर के हम वन शॉट वीडियो को लेकर के आ चुके हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर मिलेंगे, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वही मान होता है इसका जूल में। इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, ये थोड़ा एक छोटा सा चैलेंज बन जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो समझते हैं लेकिन इसकी परिभाषा लिखना नहीं आता है उन्हें। तो देखिए सिंपल भाषा में आपको ये लिखना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों इस चैप्टर के हम वन शॉट वीडियो को लेकर के आ चुके हैं, जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर मिलेंगे, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। हर तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, चाहे आपके न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो, हर एक चीज को एक ही वीडियो में बताया जाएगा। 100% चांस है कि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और कमजोर से कमजोर छात्र जो है इसे पढ़ करके 80% ला सकते हैं। तो हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जितनी भी वन शॉट आएंगी, अगर उन्हें आप पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स में 80% से ज़्यादा ही आप ला सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलिए हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है। मतलब एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या है। देखिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए हमारे पास बल का सूत्र होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलाम के नियम के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट है जिसे हम वैद्युतशीलता कहते हैं और इसी का मात्रक यहाँ पे पूछा गया है। तो इस एप्सिलॉन नॉट को अगर हम इधर भेजते हैं और F को इधर भेजते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे नहीं रहेगा, हट गया, खत्म हो गया। यहाँ पे Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, F इंटू का R²। ठीक है, F यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया। तो यहाँ से इसका मात्रक हम ज्ञात कर सकते हैं। जब एप्सिलॉन नॉट की फार्मूला बन गई तो इसका मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो कांस्टेंट है तो इसको छोड़ देंगे। ये Q1 और Q2 दो आवेश हैं तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो दो आवेश हैं तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। उसके बट्टा में है तो इसको प्रति लगा देंगे। ये F जो है न्यूटन बल होता है, न्यूटन इसका मात्रक होता है तो न्यूटन लिख देंगे और इनटू का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि R² बीच की दूरी है तो मीटर स्क्वायर, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका यूनिट पता चला कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर पता चला है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो आप सभी को याद रखना है, इसमें जूल प्रति कूलाम जो है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड नंबर है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर में F अपान में Q0 होती है। इस Q0 को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। Q की जगह पे Q0 की जगह पे Q भी हो सकता है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये इसका सूत्र होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसे कहते हैं, बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, उसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको लर्न कर लीजिएगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर यूनिट के साथ यानी कि मात्रक के साथ इसको याद कीजिएगा। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स होगा। देखिए अगर कोई मान लीजिए गोलीय पृष्ठ है और इस पृष्ठ के अंदर हम +Q आवेश को रख देते हैं तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर जो है विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो विद्युतीय फ्लक्स की अगर बात करते हैं तो किसी भी गोलीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है तो विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है F इज इक्वल होता है हमारे पास 1/ε0 गुना होता है किसके, उस आवेश के। तो उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है तो इसका मल्टीप्लाई अगर आवेश के साथ होगा तो फाई बराबर हमारे पास Q/ε0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है हमारे पास गॉस के नियम से ये सूत्र निकल के आता है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो है Q/ε0 ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका। ठीक है,
यहाँ पे विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा, Q अपन में एप्सिलॉन नॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है। देखिए वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट में वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ से इसके अगर हम बीमीय सूत्र की बात करते हैं तो इसका मात्रक सबसे पहले निकालेंगे, और इसके मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब देखिए इसका मात्रक ये आ गया तो इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं, न्यूटन की बीमा mL/-2, और हमारे पास मीटर स्क्वायर है तो L का स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और नीचे हमारे पास कूलाम है तो 80 लिख देंगे। यहाँ से अगर इसकी बीमा की बात करें तो mL के पावर हो जाएगा 3, T के पावर हो जाएगा -3 और A के पावर हो जाएगा -1। ये इसकी बीमा हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं जब A को ऊपर ले जाएंगे तो A के पावर -1 आ जाएगा, T को ले जाएंगे तो T के पावर -1 और T के पावर -2 है तो T के पावर -3 हो जाएगा, L के पावर 3 हो जाएगा क्योंकि L के पावर यहाँ 1 है, L के पावर 2 है तो ये 3 बन जाएगा, और ये M है तो M लिख देंगे। इस तरीके से इसकी बीमा यहाँ पे निकल जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए ये किसमें है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, mL के पावर 3, T के पावर -3 और A के पावर -1। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम को ही हम कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा ना वोल्ट मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है, बढ़ता है, अचर रहता है या घट या बढ़ सकता है। देखिए जब भी किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु है, अगर इस वस्तु को ऋणावेशित किया जाए, ऋणावेशित या धनावेशित, अगर मान लीजिए धनावेशित किया जाएगा तो इसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी महसूस होगी। ठीक है, अगर इस वस्तु को ऋणावेशित किया जाए तो इसकी जो द्रव्यमान होगी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसे केवल आवेशित किया जाएगा तो हो सकता है कि उसे धनावेशित किया जा रहा हो या ऋणावेशित, तो ये तो बताया नहीं गया है कि ऋणावेशित किया जा रहा है या फिर धनावेशित किया जा रहा है, बस आवेशित किया जा रहा है, तो उसका मान घट या बढ़ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो द्रव्यमान होगा घट सकता है या बढ़ सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये रहता है कि ऋणावेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। धनावेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान घट जाएगा। लेकिन अगर आवेशित किया जा रहा है तो उसका द्रव्यमान जो है घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो टाउ होता है ना, इसका मात्रक क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को। प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। तो इसको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था, बहुत पहले की बात है, जब मैंने वन शॉट में इस चैप्टर को पढ़ाया था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को, तो उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में होता है तो उसका जो पथ होगा वो परिवलयाकार होगा। कैसा होगा, कैसा आकार होगा उसका, परिवलयाकार। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 11 नंबर प्रश्न क्या है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा। ठीक है, आपको एक सूत्र पता होगा, आप लोगों ने कूलाम के नियम से पढ़ा है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या होता है, आर स्क्वायर। यही होता है ना सूत्र, यानी कि जो F होता है ये एंटी प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो इस तरीके से होता है कुछ, आपने यहाँ तक तो जानते हैं या ये तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, जो F होगा वो क्या हो जाएगा, एंटी प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे एंटी प्रोपोर्शनल हो रहा है तो F प्रोपोर्शनल टू, अगर हम इस आर स्क्वायर के जगह पे दुगना कर दें यानी कि 2r स्क्वायर कर दें तो ये क्या निकल के आएगा, 1/4 आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 1/4 ही हमारे पास इसका बल हो जाएगा, लगने वाला बल हो जाएगा। तो 1/4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन है, वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा। तो देखिए जो लगने वाला बल आघूर्ण टाउ होता है ना, वो होता है हमारे पास वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये ऑप्शन आपका सही होगा। जिस भी ऑप्शन में ये चीज़ है क्रॉस होना चाहिए, डॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रम भी बदलना नहीं चाहिए, मतलब वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी नहीं हो सकता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई ही होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला मैच कर रहा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो व्युत्क्रमानुपाती होगी r³ के। तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही हो जाता है। आप लोगों ने अगर इस डेरिवेशन को सॉल्व किया है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी डेरिवेशन को कराने का सिंपल तरीका क्या हो सकता है मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है हमारे पास E बराबर में F/Q0, यही होता है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन और क्यू आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो न्यूटन की बीमा क्या होती है हमारे पास mL/-2 और क्यू आवेश का मात्रक क्या होता है 80। तो ये इनकी बीमा हो गई और इसकी पूरा अगर सॉल्यूशन निकालें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके तो ये हो जाएगा हमारे पास mL/t के पावर हो जाएगा हमारे पास, ये t ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, -3 और a के पावर हो जाएगा -1। तो ये इसकी बीमा हो जाएगी किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, mL/t के पावर -3 a के पावर -1, mL/t के पावर -3 a के पावर -1, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। किसी आवेशित खोखले गोलाकार के अंदर कह रहा है। तो देखिए, कोई भी आवेशित खोखला गोलाकार है तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 0 सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E हो तो उस स्थान पर वेक्टर A क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्नलिखित संबंध से ज्ञात होता है। देखिए, विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है आप सभी को मैं बता देता हूँ। विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है फाई इज इक्वल टू हमारे पास वेक्टर E डॉट वेक्टर A होता है। क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर A होता है, जिसमें डॉट लगा होता है उसके साथ साथ जो घटक होता है ना तो फाई बराबर में बन जाता है E/A cos थीटा। आप लोगों ने ये क्लास 11th में पढ़ा होगा। अगर यहाँ पे क्रॉस रहता है तो यहाँ पे घटक आ जाता है साइन थीटा। तो इस तरीके का सूत्र होता है हमारा विद्युत फ्लक्स का, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए फाई बराबर में वेक्टर E डॉट वेक्टर A है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस तरीके से। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब और कुछ चुनिंदे क्वेश्चन बच चुके हैं तो उन भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही कम क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है और ये 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए चैप्टर 1 से बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व उसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से और सिग्मा बराबर होता है आवेश बटा में क्षेत्रफल। तो Q/A पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, सही है। ठीक है, तो पृष्ठ घनत्व जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q/A होता है। Q को आवेश कहते हैं और A को क्षेत्रफल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 नंबर, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। जो हवा होता है ना उसमें एप्सिलॉन आर का मान यानी कि वैद्युतशीलता का मान क्या होगा, तो वहाँ पे 1 होता है। हवा में वैद्युतशीलता का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो 20 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। देखिए, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति कर रहा है या फिर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन पे बल लगता है QE बल लगता है, F बराबर में QE फोर्स लगता है, ये चीज़ ठीक ना। तो ये ऑप्शन आप हमेशा याद रखेंगे कि F बराबर QE किसी भी विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है F बराबर QE। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कितने प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से प्रश्न हैं जो आप सभी को बहुत जल्दी याद कर लेने चाहिए। चलिए हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। पहला प्रश्न हमारे पास है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखें। ठीक है, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली जो परिभाषा और इसका मात्रक जो पूछा जाता है ये कई सालों में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कई सालों में लगभग 1 साल का गैप के बाद से फिर से पूछ लिया जाता है।
तो आप सभी लोग इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेंगे। प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, तो वहां पे अगर परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे हम उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी परिभाषा हो गई, जो कि बिल्कुल सरल भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सूत्र के बारे में। दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वेक्टर ई बराबर में वेक्टर एफ अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है और इसके सूत्र की मदद से हम इसके मात्रक की गणना भी कर सकते हैं। ऊपर क्या है हमारे पास? एफ है। एफ क्या है? बल है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्यू नॉट क्या है? एक आवेश है, परीक्षण आवेश। ठीक है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक बन जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। आई होप आप सभी को इस प्रश्न का आंसर पता चल गया होगा और अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी वीडियोस मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, सभी वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। देखिए, वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है? वैद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और इसी फार्मूले को हमने इंटीग्रेशन के रूप में इस तरीके से लिखा है कि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है, देखिए वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, और बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें ए क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश होता है, और ई क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नीचे मैंने लिखा है कि जहाँ पे वेक्टर ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तथा वेक्टर डी ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। इसमें बस केवल फार्मूला ही लिखना था, आप सभी को इस तरीके से आंसर में लिखना है। और देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर इसके लिए मिलने वाले हैं, तो ज्यादा बहुत बड़ा आंसर लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि गॉस का प्रमेय क्या है। देखिए, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, इसको सरल भाषा में कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका उत्तर मैंने लिखा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। गॉस की जो थ्योरम है यही कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ से परिबद्ध जितने भी आवेश होंगे उन सभी आवेशों का 1/ε0 गुना होगा। अर्थात अगर आवेश Q है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के रूप में वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ठीक है, ये हमारे पास वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है, तो इसको हम फाई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाई लिखा है इसी को और करके, और 1/ε0 गुना होता है तो Q का मल्टीप्लाई, इस आवेशों का गुना होता है 1/ε0, तो आवेश गुणे में 1/ε0 हमने लिख दिया है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस टोटल टर्म को हम यहाँ पे फाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे Q का अगर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो Q हो जाएगा, अपान में ε0 हो जाएगा। तो फाई बराबर में Q अपान में ε0, इस तरीके से भी आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय यही कहती है कि परिबद्ध जो कुल आवेश होते हैं उनका 1/ε0 गुना होता है उसका वैद्युत फ्लक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4था नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देनी है और इसका संख्यात्मक मान जो है जूल में बताना है। आप सभी को संख्यात्मक मान तो पता ही होगा, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वही मान होता है इसका जूल में। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, ये थोड़ा सा हमारे पास एक छोटा सा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो समझते हैं लेकिन इसकी परिभाषा लिखना नहीं आता है उन्हें। तो देखिए सिंपल भाषा में आपको ये लिखना है, इसका उत्तर लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट का विभव देने पर, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देंगे तो इलेक्ट्रॉन में जो प्राप्त ऊर्जा होगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में 1.6 × 10⁻⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी यही होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और कुलाम में होता है, वहाँ पे तो कुलाम होता है लेकिन यहाँ पे जूल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट जूल होता है। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के पास 5 नंबर है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमीय सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स के मात्रक और बीमीय सूत्र का निगमन करना है, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए। एक एक स्टेप को हमने अच्छे से लिखा है, जिस तरीके से प्रश्न पूछा है उस तरीके से हमने आंसर लिखा है, और जिस तरीके से प्रश्न पूछेगा उस तरह से आंसर आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो
आपको पूरा पूरा अंक मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा है कि इसका मात्रक को और इसके बीमीय सूत्र को निगमन करना है। निगमन करने का मतलब कि उसे हम कैसे निकाले हैं, ये चीज़ें भी वहाँ पे लिखनी है स्टेप वाइज। ये नहीं कि डायरेक्ट हमने लिख दिया इसका मात्रक और डायरेक्ट इसकी बीमा लिख दिया, नहीं, सारा चीज़ दिखाना है कि कैसे कैसे हमने इसके मात्रक को निकाला, कैसे कैसे हम इसके बीमीय सूत्र का निगमन किए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम वैद्युत फ्लक्स का सूत्र सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, तो होता है फाई बराबर में ई ए कॉस थीटा। आप सभी को पता है कि फाई बराबर में वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है और उसी के साथ एक घटक जुड़ जाता है कॉस थीटा। ठीक है, तो इस रूप में ये हो जाता है कि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे बात करें वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की, तो मात्रक की गणना हम कैसे करेंगे? मात्रक की गणना करने के लिए हमारे पास दो ये चीज़ें मिली हुई हैं जो मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले इसका मात्रक पता होना चाहिए और इसका मात्रक पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे ई का मात्रक गुणे में ए का मात्रक। ए क्या है? ये ए क्या है? ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हमने लिख दिया है। और ई का मात्रक, ई बराबर होता है एफ अपॉन में क्यू, तो एफ अपॉन में क्यू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, तो ई का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम गुणे में मीटर स्क्वायर हो गया है। और यहाँ पे ये गलती आप कभी मत कीजिएगा, इसीलिए मैंने लिखा हुआ था लेकिन बाद में मैंने काट दिया। मुझे लगा कि आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। आप लोगों को इसका मतलब कतई ये नहीं लिखना है कि न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसा नहीं। आपको ये लिखना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, क्योंकि न्यूटन के साथ मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा और प्रति बटा का मतलब होता है प्रति कूलाम हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो वैद्युत फ्लक्स के बीमीय सूत्र की गणना हम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, वैद्युत फ्लक्स के बीमीय सूत्र की गणना हम इस तरीके से करेंगे। न्यूटन का जो बीमा होता है mL/10⁻² होता है, इसको अलग ब्रैकेट में, और मीटर स्क्वायर की बीमा L स्क्वायर हम कर देंगे, तो ये हमारे पास अलग ब्रैकेट में, और 80 नीचे हो जाएगा क्योंकि प्रति लगा करके गुलाम है तो गुलाम की 80 हो जाएगी बीमा। ठीक है, और इसी को अगर सॉल्व करें तो mL/3 हो जाएगा, क्योंकि L/1 है, L/2 है, टोटल मिल करके L/3 हो जाएगा। T/-3 आ जाएगा क्योंकि T के पावर ऊपर -2 है, नीचे से अगर 1 जाएगा तो -1 बन जाएगा, T के पावर -1, T के पावर -1, T के पावर -2 क्या हो जाएगा? T के पावर -3 हो जाएगा, और A के पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं और इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। देखिए, अनंत विस्तार से आवेशित चादर के समीप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर में सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डाल करके E बराबर सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, E बराबर में सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और इस फार्मूले को आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बस केवल व्यंजक लिखने के लिए कह रहा है, उसको निगमन नहीं करना है। उसका निगमन करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाएंगे, तो इसको निगमन नहीं करना है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनकी अलग वीडियो आप लोग को मिलेगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय में पूछे जा सकते हैं, तो इनको मैंने लिखा है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने सिग्मा लिखा है, इस सिग्मा का मतलब होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, ये सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और जो एप्सिलॉन नॉट है, आप लोगों ने कूलाम के नियम में भी इसे पढ़ा है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात का मतलब वायु होता है, तो ये वायु की वैद्युतशीलता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, अंतिम प्रश्न हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस का 4k कैप वोल्ट मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर में 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। आप लोगों को बस वैद्युत फ्लक्स का सूत्र पता होना चाहिए, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की हमें गणना करनी है। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है क्या होता है? हम रेड पेन का यूज़ कर रहे हैं कहीं कहीं पे, तो आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। अपने बोर्ड कॉपी में केवल ब्लैक और ब्लू पेन से ही लिखना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है हमारे पास वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र की मदद से हम फाई अगर निकालना चाहें तो वेक्टर E की जगह पे ये सारी चीज़ें रख सकते हैं, 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस का 4k कैप, ये सारी चीज़ें हम रख सकते हैं, 4k कैप। इन सभी चीज़ों को हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। A की जगह पे, वेक्टर A की जगह पे हम ये चीज़ें रख सकते हैं, तो 8j कैप, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, केवल 8j कैप है, तो बाकी सारे टर्म जो हैं जे को छोड़ करके बाकी i वाला k वाला ये 0 हो जाएगा, और 8 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा 8 3 का 24, और इसमें j कैप हट जाएगा। ठीक है, तो 24। अब इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर लिख देंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो 5 = 24 वोल्ट मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतनी चीजें करनी थी और आपको 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ये प्रश्न जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि कई सालों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कूलाम के नियम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कूलाम के नियम से संबंधित जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको लिखना है और इसके निगमन को भी थोड़ा सा समझ लेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए कूलाम का नियम हम कैसे लिखेंगे। इस नियम के अनुसार, देखिए किस तरीके से लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, यानी कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यही चीज आपको याद रखनी है कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, अगर मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है और इनके बीच की दूरी अगर R है, तो हमें ये कहा जाता है कि इसके बीच में जो बल लगेगा वो बल जो होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी जो R है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यही चीज का स्टेटमेंट बना करके यहाँ पे हम इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, बल क्या होगा, बल प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, ठीक है। तो Q1 गुणे में Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा बल। तो ये हमारे पास एक पहली इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरी इक्वेशन ये बनेगी कि बल जो होगा ना इसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो R का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। और एक सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, दोनों इक्वेशन की अगर मल्टीप्लिकेशन करा देंगे हम तो वहाँ पे क्या निकल के आएगा ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लिखें कि समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। आगे अगर हम इसको करें तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर देखिए Q1 Q2 का मल्टीप्लाई अगर 1 में होगा तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपन में नीचे क्या आ जाएगा R स्क्वायर, इस तरीके का एक सूत्र आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनल का निशान है यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, इस चिन्ह को हटाकर जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा K और Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब हम बराबर का निशान लगाते हैं प्रोपोर्शनल को हटाकर तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म K आ गया। और इस K का मान होता है, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मान होता है, ठीक है, K का मान होता है। तो यहाँ से इस फार्मूले को इस रूप में भी लिख सकते हैं हम, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, इस रूप में भी हम इस सूत्र को लिख सकते हैं। तो ये जो रूप है ना, ये कहा जाता है कि कूलाम के नियम के द्वारा ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया हमारे पास जो कूलाम का नियम था उसका सूत्र, ठीक है। कूलाम के नियम को हमने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लिया, उसके बाद से हमने इसका डेरिवेशन भी कर लिया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे आपको बता दें तो Q1 और Q2 ये दोनों आवेश हैं, R क्या है, बीच की दूरी है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की बात करें, ये टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है जिसे हम K कहते हैं। और एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात का मतलब होता है वायु, ठीक है, वायु की वैद्युतशीलता है, वायु की वैद्युतशीलता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको भी आप लोग आसानी से पढ़ेंगे, उसके बाद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है, तो इसको भी अच्छे से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई सालों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लेना बहुत जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है 1.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे हैं, ठीक है। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि अगर कोई भी दो आवेश हैं और 1.0 माइक्रो कूलाम के हैं और 2.0 मिलीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, तो वहां का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम आपको ये बता दें कि जो माइक्रो कूलाम में दे रखा है ना आवेश, आवेश हमेशा कूलाम में रहना चाहिए, ठीक है। तो माइक्रो कूलाम से इसको हम कूलाम में बदलेंगे और ये जो मिलीमीटर में इसकी दूरी दे रखी है इसको हम मीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे जो जो दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है,
जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लिख लेंगे, उसके बाद से हम इसको सॉल्व करेंगे। दिया है, क्या दिया है हमारे पास, आवेश का मान दिया गया है, आवेश दिया गया है 1.0 माइक्रोकूलाम। ठीक है, माइक्रोकूलाम है, 1.0 है तो इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को जो है हम कूलाम में बदलेंगे तो ये क्यू बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, इसको 1 लिख सकते हैं केवल 1.0 को, और इंटू का 10⁻⁻6, 10 के पावर माइनस 6 से गुणा करा देने से वो कूलाम में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब ये कूलाम में हो गया, माइक्रोकूलाम में नहीं, अब कूलाम में हो गया। अब इसी तरीके से हमारे पास दिया है दूरी, यल का मान दिया गया है हमारे पास 2.0 मिलीमीटर, 2.0 मिलीमीटर। तो अगर हम L बराबर, अगर इसको मीटर में बदलना चाहें तो 2.0 को हम केवल 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुणे में 10 के पावर माइनस का 3 से हम गुणा करा देते हैं तो ये मिलीमीटर में बदल जाता है। इतनी सी बात समझ में आई आपको। अब हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है जो आपको पता होगा। देखिए, किसी भी आवेश से उनके बीच की दूरी से मल्टीप्लाई जब हो जाती है तो वो होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वही चीज़ होती है ना। तो यहाँ पे समझिएगा, ये हमारे पास हो गया इतना, और यहाँ पे जगह ना होने की वजह से इसके राइट साइड में हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आपको एक फार्मूला पता होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, और P बराबर होता है हमारे पास Q इंटू का 2L। ठीक है, क्या होता है, Q इंटू का 2L। Q क्या है, आवेश है, 2L क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी है। तो P बराबर में हम क्या निकाल पाएंगे, यहाँ पे Q का मान क्या है, 1 इंटू 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6, और गुणा है, और 2L है ना, तो 2L है, इसका मतलब कि 2 को तो हम 2 लिखेंगे, गुणे में L का मान क्या है, 2 गुणे 10 के पावर माइनस 3, 2 गुणे 10 के पावर माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो P बराबर क्या निकल के आएगा, 2 दूना का 4, 4 एक कम 4, 4 हो जाएगा, गुणे में 10 के पावर। देखिए, अगर बेस बराबर हो, यानी अगर आधार बराबर हो तो उसके घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो -6 और -3 ये जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गुणे 10 के पावर -9, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा नीचे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे आंसर, तो आपका काम बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी डाउट नहीं होनी चाहिए कि हमें समझ नहीं आया, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि सबसे पहले माइक्रो कूलाम वाले आवेश को हम कूलाम में बदल लेंगे, उसके बाद से दूरी को हम मीटर में बदल लेंगे, और उसके बाद से हम इसमें फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3rd नंबर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। देखिए, इसका उत्तर मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही ज्ञात किया है, और इसकी अगर परिभाषा लिखने के लिए कहेगा तो आप कैसे लिखेंगे, और इसके लिए 2 या 3 नंबर आपको मिल सकते हैं, तो आसानी से आप इसे लिखकर अपना पूरा नंबर पा सकते हैं। देखिए, लिखेंगे आप, वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी भी एक आवेश के परिमाण के बीच की दूरी के साथ गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अगर हमारे पास ये 2 आवेश हैं, विपरीत आवेश हैं, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी अगर 2L है तो इसके बीच की दूरी के साथ अगर किसी भी आवेश का मल्टीप्लाई हो जाए ना तो उसे ही हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यही चीज हमने यहाँ पे फार्मूले के माध्यम से लिखा है, P बराबर, P को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, बराबर में Q इंटू का 2L। अगर इस आवेश का मल्टीप्लाई इस 2L के साथ हुआ है तो ये इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है, और इसके मात्रक की बात करें तो Q आवेश का मात्रक कूलाम होता है और दूरी का मात्रक मीटर, तो अब कूलाम मीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। और इसके बीमा की बात करें तो 80 कूलाम का बीमा हो गया, और यल जो है मीटर की बीमा हो गई, तो 80L ये इसकी बीमा हो जाती है, किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 3 प्रश्न किया, चौथा नंबर प्रश्न है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र तथा मात्रक द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बतानी है हमें, और इसका सूत्र लिखना है और इसकी मात्रक लिखनी है। देखिए, इसका सरल जो परिभाषा है क्या हो सकता है, मैंने बहुत सरल भाषा में लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसे कहते हैं, अगर कोई हमारे पास बंद पृष्ठ है तो इससे गुजरने वाली जितनी भी बल रेखाएं हैं उन सभी की संख्याओं की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स को फाई के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए, फाई के द्वारा हम वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं,
और आप इस फिगर को जरूर बनाइएगा। इस फिगर में आपको ये समझना है कि अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ हम मान लेते हैं तो इस काल्पनिक पृष्ठ के अल्पांश भाग को लेते हैं। अल्पांश भाग का मतलब एक छोटा सा भाग, ठीक है। इस छोटे से भाग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी और यहाँ का इसका क्षेत्रफल जो होगा वेक्टर ए इस दिशा में होगा, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र और इसके क्षेत्रफल के बीच जो है एक कोण आंतरित होगा जिसे हम थीटा कोण कहते हैं। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला निकलेगा फाई बराबर में वेक्टर ई डॉट में वेक्टर ए। जब भी वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए आएगा तो आप ये समझ लीजिएगा अगर डॉट आता है तो इसके साथ कॉस थीटा एक घटक जुड़ जाता है। तो इसको हम इस तरीके से भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं कि फाई बराबर में ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये इनका फार्मूला हो गया। ये दोनों जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे आप जरूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब इस फार्मूले को हम ज्ञात करने के बाद से इसके मात्रक की बात करेंगे। तो मात्रक इसका हो जाएगा, देखिए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वही इसके बीमा की अगर बात करते हैं तो बीमा हो जाएगी इसकी एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 और ए के पावर -1। ये इसकी बीमा हो जाएगी। किसकी बीमा? वैद्युत फ्लक्स की बीमा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, इस फिगर को ड्रॉ कर देंगे तो आपका एग्जामिनर आपसे अट्रैक्ट होगा और आपको पूरा अंक दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। तो क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और अंतिम प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि ये प्रश्न अगर नहीं आता है आपके एग्जाम में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ही आएगा, ठीक है। 100% गारंटी है। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि दो बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच में एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो जाए, ठीक है। तो देखिए हमसे ये कह रहा है कि दो आवेश हैं, एक 9e है और एक e है केवल, ठीक है। इन दोनों आवेश के बीच में अगर हम Q आवेश को कहाँ पे रखेंगे कि ये जो है संतुलन की अवस्था में हो जाए। तो देखिए हमारे पास जो है कौन कौन से आवेश हैं। एक 9e है या 9 इलेक्ट्रॉन का आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। तो इस तरीके से दो आवेश है हमारे पास। इसको हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। अब इनके बीच की दूरी भी हमारे पास दी गई है। दूरी है 16 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इनके बीच में कोई Q आवेश को कहाँ पे रखें कि ये संतुलन की स्थिति में हो, ठीक है। संतुलन की स्थिति में हो तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है, 16 सेंटीमीटर दी गई है। तो अगर हम केवल Q से लेकर के 9e तक के दूरी की बात करते हैं तो इसको हम मान लेते हैं कि x है। क्या है? x है। हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी जो दूरी है वो कितना हो जाएगी? 16 माइनस का x हो जाएगा कि नहीं। एक को अगर x मानते हैं आधा दूरी को तो आधा दूरी क्या हो जाएगा? 16 माइनस का x। 16 माइनस का x इसको लिख सकते हैं यहाँ तक की दूरी को, ठीक है। यहाँ तक की दूरी को 16 माइनस एक्स और इसको x मान लिए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो चीज़ें हमने यहाँ पे की है इसको हम लिखेंगे भी। तो इसको हल करते समय बहुत सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर एक दो बार समझ लेते हैं ना तो ये आप आसानी से कर ले जाएंगे। लिखेंगे माना, तो देखिए हमें ये लिखना है कि जैसे ये Q आवेश है तो Q आवेश से 9e तक की दूरी जो है कितनी है। तो Q से माना Q से +9e आवेश तक की दूरी x है, ठीक है। x सेंटीमीटर है। इसकी दूरी हम 1 सेंटीमीटर मान लिए हैं। तो मान लिए हैं तो अतः क्या हो जाएगा? बाकी जो दूरी है Q से +e तक की दूरी जो होगी क्या हो जाएगी? 16 माइनस का x सेंटीमीटर होगी। ये चीज हमने लिख दिया, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ रही है कि इतना दूरी x है और इतना दूरी क्या हो जाएगा? 16 माइनस का x, क्योंकि इस पूरे टोटल दूरी दी गई है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर 9 इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर इस पे फोर्स लगेगा इस Q आवेश पे तो इस तरफ लगेगा F1 और E इलेक्ट्रॉन की वजह से इस Q पर फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा F2। इस तरीके से इस पे फोर्स भी तो लगेगा ना। तो ये जो फोर्स होंगे ना आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे और ये विपरीत होंगे। फोर्स की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। क्यों? इसके वजह से इस पे लगाए तो इस साइड में लगाए विपरीत, मतलब विपरीत फोर्स लगेंगे। F1 और F2 बराबर होगा लेकिन विपरीत होगा, ठीक है। तो इस तरीके का फोर्स लगेगा तो इस तरीके की कोई हमारी इक्वेशंस बनेगी। अगर इसको हम सॉल्व करें तो F यानी कि F1 का सूत्र आपको पता होगा, कूलाम के नियम द्वारा आपने सूत्र पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q1 Q2 होता है तो Q1 ये है Q2 ये है, इसको मान लेंगे, ठीक है। तो 9e लिखेंगे और गुणे में Q1 इंटू में Q2, ये Q बट्टा में R स्क्वायर। तो इनके बीच की दूरी क्या है? x है तो यहाँ पे हम x स्क्वायर लिखेंगे, x का स्क्वायर
बराबर में क्या हो जाएगा, अब इसका भी F2 के लिए भी हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा 1/4πε0। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो E गुणे में Q लिखेंगे, E इंटू में Q अपान में, अब इनके बीच की दूरी 16 - x है तो 16 - x का स्क्वायर, इस तरीके से कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा टोटल टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर में है। अब ये Q और Q भी कट जाएगा, E और E भी कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे अगर इसको लिखना चाहें तो 9/x² लिखेंगे और बराबर में क्या हो जाएगा 1/16 - का x², ये चीज़ बच जाएगी। अगर हम इसको वापस से आगे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 16 - का x² बट्टा में क्या हो जाएगा x², ठीक है। और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 1/9, ये 9 नीचे चला आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको हमने इस साइड में कर लिया, तो यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है तो हम इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं 16 - x और x का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और 1/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे इसको देखें, थोड़ा सा आगे इम्प्लाइज दैट दे करके देखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 16 - का x बट्टा में x बराबर क्या हो जाएगा √1/9। इस स्क्वायर की वजह से इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो आगे इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 - का x बट्टा में x बराबर में आ जाएगा हमारे पास प्लस और माइनस का 1/3, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और वर्गमूल से जब बाहर निकालेंगे इस रूट से, करड़ी से, तो ये 3 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे इसको देखा जाए तो आगे ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें प्लस को लेकर के देखते हैं, माइनस वाला बाद में करेंगे, वैसे माइनस वाला का आंसर आएगा नहीं, ठीक है। 3 वाले से करके देखते हैं प्लस करके, तो 16 - का x बट्टा में x बराबर में 1/3, इसको लेकर के इसको सॉल्व करते हैं तो 16 × 48 क्या आएगा 48, माइनस का 3x और बराबर में ये x का गुणा 1 में होगा तो x बच जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 48 और बराबर में क्या आ जाएगा, इधर 3 इधर जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है। और 4 से जब 48 को काटेंगे तो 4 12 चौका 48 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगी 12 मिल जाएगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर में ये आ जाएगा। और अगर 12 सेंटीमीटर दूरी पर हम उस आवेश को रखते हैं तो संतुलन की अवस्था में होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए अथवा निगमन भी कीजिए। देखिए गॉस का प्रमेय क्या होता है, इसको हमें सिद्ध करना है और इसका निगमन भी करना है। गॉस की प्रमेय का सूत्र होता है एक फाई बराबर में Q अपन में एप्सिलॉन नॉट, इसी सूत्र का हमें निगमन करना होता है, तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए गॉस के नियम की अगर बात करते हैं तो इसका स्टेटमेंट जो होता है ना, इसको पहले लिखना पड़ेगा और स्टेटमेंट लिखने के बाद से इसके सूत्र का हम निगमन करेंगे। तो देखिए गॉस के नियम का स्टेटमेंट क्या होता है, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। क्या होता है इसका स्टेटमेंट, फिर से पढ़ेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है 1/ε0 गुना होता है किसके, आवेश के, Q के, तो Q अपान में ε0 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना होगा Q में तो Q ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सूत्र निकल के आता है और इसी सूत्र का हमें निगमन भी करना है। तो आइए हम इस सूत्र का निगमन करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पृष्ठ बनाना है, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, वृत्ताकार होना चाहिए, इसके बीच में सेंटर होता है, आप लोगों को पता है। इस बिंदु को O नाम से हम जो है संबोधित करेंगे, इसका नाम दे देंगे बिंदु O, और यहाँ से एक छोटा सा चाप लेंगे अल्पांश दूरी, इस पूरे पृष्ठ का अल्पांश भाग लेंगे, तो इस अल्पांश भाग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इस दिशा में होगी, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और यहाँ पे इसकी जो होगी DA जो है ये क्षेत्रफल है, इस अल्पांश भाग का क्षेत्रफल है DA, छोटा सा भाग है तो D लगा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे और इसकी वैद्युत फ्लक्स हो जाएगी D फाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच एक कोण बनेगा जिसे थीटा कहेंगे, ये कोण इंपॉर्टेंट है। इसके बीच की दूरी को हम R कहेंगे, P बिंदु तक के बीच की दूरी, O से लेकर के P तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, क्योंकि इसे त्रिज्या कहते हैं किसी भी हम वृत्त में, ठीक है। अब इसके बीच जो कोण बन रहा है इसको हम D ओमेगा कहते हैं। अब देखिए कभी भी कोण निकालना हो ना, अगर वृत्त है हमारे पास, इसका ऐसे दिया है और यहाँ पे एक कोण निकालना है तो ये चाप बट्टा में त्रिज्या कर देते हैं तो ये निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से D ओमेगा क्या है, यहाँ का कोण है, इसको हम यूज करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना फिगर को समझ लीजिए, फिगर आपको बनाना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ लिख दीजिएगा। अब देखिए फिगर अगर बनाते हैं तो एग्जामिनर
एग्जामिनर जल्दी अट्रैक्ट होगा आपसे, ठीक है, और आपको पूरे पूरे अंक दे देगा, ठीक है, बिना पूरा देखे ही। अगर आप अच्छे से फिगर बनाते हैं, थोड़ा बहुत अगर सही से सॉल्व करते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होती है आपसे तो पूरा पूरा अंक दे देगा आपको एग्जामिनर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखना है सूत्र के निगमन में प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को ये सूत्र पता होगा पहले, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ दिया है, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ई बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है, Q/r²। ये सूत्र होता है हमारे पास। ये सूत्र आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे, ठीक है, ये सूत्र हमेशा के लिए याद रखेंगे। बहुत सारी चीज़ों में इसका हम यूज़ करेंगे पहले नंबर के क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इतना करने के बाद से आपको ये लिखना है कि देखिए यहाँ पे ये डीए है, ये पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है, अल्पांश भाग का क्षेत्रफल। अल्पांश भाग के क्षेत्रफल की वजह से, अल्पांश भाग के क्षेत्रफल के द्वारा इस बिंदु ओ तक का जो आंतरिक घन कोण होगा डी ओमेगा, इसका हम मान ज्ञात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए और इसके साथ एक घटक जुड़ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो लिखेंगे लिखेंगे डीए के कारण या डीए द्वारा, डीए क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है, इस अल्पांश भाग का क्षेत्रफल है। तो लिखेंगे डीए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण, आंतरिक घन कोण की बात करते हैं तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा में त्रिज्या। तो यहाँ से देखिए हमारे पास डी ओमेगा क्या है, इसका आंतरिक घन कोण है, ये डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये डी ए जो है ना, तो इसके साथ एक घटक जुड़ जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान में क्या हो जाएगा r², इसके बीच की दूरी जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आएगा। इसका हम यूज़ बाद में करेंगे, इस गॉस के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बाद में इसका यूज़ करेंगे। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको समीकरण सेकंड। ये दो समीकरण हमारे पास अभी तक उपलब्ध हो गए। अब देखिए डीए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को लिखना है। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो लिखेंगे हम इसको, थोड़ा सा ये लैंग्वेज लिखना पड़ता है, ठीक है। डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डीए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स की फार्मूला होती है वो क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो हम डी फाई से अगर प्रदर्शित करते हैं किसको, वैद्युत फ्लक्स को, क्योंकि हम अल्पांश भाग ले रहे हैं तो अल्पांश भाग में हम वैद्युत फ्लक्स को डी फाई से हम लिखे हैं। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर ई डॉट में वेक्टर डी ए, ये सूत्र होता है हमारे पास। किसका सूत्र होता है, देखिए रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, अपने एग्जाम के कॉपी में रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी को हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो डी फाई बराबर हो जाएगा हमारे पास ई। अब देखिए कभी भी ना, जैसे मान लीजिए ए है, इस पर भी वेक्टर लगा है, डॉट है बीच में और बी पर भी वेक्टर लगा है, तो हम इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो इसके साथ क्या घटक आता है, कॉस थीटा। अगर वही ए के साथ हमारे ऊपर क्या है, वेक्टर है, क्रॉस लगा है, तो इसके लिए हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा। ये बात आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। और यही चीज़ का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और उस चीज़ का यूज़ करके हम ई डी ए कॉस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब आगे जो चलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए समीकरण एक से, समीकरण नंबर फर्स्ट कौन है, ये है। समीकरण फर्स्ट में हमने ई का मान ज्ञात किया है, और यहाँ पे अगर ई के जगह पे ये सारी चीज़ें रख दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डी फाई बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 में ई का मान रख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपान में क्या हो जाएगा r², यही तो है ई का मान। और उसके बाद से क्या है, डी ए कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए अब इसके आगे अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ निकला है ना, ये वैद्युत फ्लक्स जो निकली है, ये केवल हमारे पास अल्पांश भाग का निकला है, ठीक है। किसका निकला है, अल्पांश भाग का, छोटे से भाग का। पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए,
ये तो निकल गया हमारा अल्पांश पृष्ठ के लिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे अब। तो देखिए कभी भी ना जब कुल की बात आती है यानी संपूर्ण की बात आ रही है, संपूर्ण की बात आती है तो वहाँ पे हम समाकलन करते हैं। तो लिखेंगे समाकलन करने पर, किसका समाकलन, इसी का समाकलन। समीकरण इसको 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका जो है इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं और समीकरण 3 का ही हम समीकरण 3 का समाकलन करने पर अगर समाकलन करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का जो है वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे पता चल जाएगा समाकलन करने पर। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे, किसका समाकलन, वही फार्मूला हम लिख लेते हैं। पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं यहाँ पे, डी फाई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और इंटू में DA कॉस थीटा। ये चीज़ हमने लिख लिया। अब इसी का समाकलन करना है। समाकलन का मतलब कि यहाँ पे भी हम ये लगा देंगे और यहाँ पे भी ये, इसका समाकलन और इसका समाकलन, दोनों तरफ हम समाकलन लगा दिए और समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, फाई बराबर में। अब यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल क्या है हमारे पास, ये टोटल है कांस्टेंट और इसके साथ Q भी कांस्टेंट। Q के साथ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का समाकलन होगा नहीं, इसको बाहर कर देंगे। अब समाकलन होगा DA cos थीटा, DA cos थीटा और नीचे क्या है r², इसका समाकलन हम करेंगे। किसका समाकलन, DA cos थीटा अपन में r² का समाकलन करेंगे। अब इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब आपको करना ये है कि DA cos थीटा अपन में r² को हम क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे। अभी हमने ऊपर क्या किया है, डी ओमेगा बराबर पता किया है कि DA cos थीटा अपन में r² होगा समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 माने हैं तो DA cos थीटा अपन में r² की जगह पे डी ओमेगा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए DA cos थीटा अपन में r² है तो इसके जगह पे हम क्या डी ओमेगा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे फाई बराबर में Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। इस टोटल के जगह पे डी ओमेगा लिख दिए हैं और ये किस नियम से हुआ है, लिखेंगे समीकरण 2 से। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से, ये जो है हम ये बदले हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को डी ओमेगा हम समीकरण 2 से लिए हैं, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर यहाँ पे क्लिक कर लेगा उसके माइंड में और वो आसानी से आपका नंबर दे देगा। अब देखिए थोड़ी सी चीज़ें बच गई हैं, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें क्या है कि इसका हमें इंटीग्रेशन बस कर देना है। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन जो होता है 4 पाई होता है, आप लोग मन में याद रखेंगे, ठीक है। अब मन में याद रखेंगे कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन 4 पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम फाई बराबर निकालेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होता है, 4 पाई होता है, तो इसके जगह पे हम 4 पाई लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन खत्म। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई को क्या कर देंगे, कैंसिल। यहाँ से फाई बराबर अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, Q का 1 में मल्टीप्लाई, Q अपन में नीचे क्या बता है एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख देंगे। और यही सूत्र की तो गणना करनी थी हमें, ठीक है। किसकी गणना करनी थी, इसी सूत्र की गणना करनी थी। तो यहाँ पे हमने इस सूत्र को लिख दिया है, डबल कर देते हैं और यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। बस इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे सिद्ध करना था। बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स भी दे पाऊँ। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होगा, 4 पाई होगा। और यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद से आपको फाई बराबर में Q/में एप्सिलॉन नॉट प्रूव हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कई सालों में पूछा जा चुका है। 2013 में भी आया था, 14 में भी, 16 में भी, 18 में भी, 19 में भी, 22 में भी और 24 में भी। 5 नंबर अगर पक्के करने हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत सिंपल भाषा में इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर के जरूर अंत तक देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एग्जामिनर की नज़र जो है सबसे पहले फिगर पे ही पड़ने वाली है, तो आप लोग कॉपी में, अपने एग्जाम की कॉपी में जरूर से जरूर फिगर बनाइएगा। उसके बाद से किसी भी डेरिवेशन को करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको फिगर बनाना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो आपको पता होगा कि विपरीत आवेश होते हैं इसमें और
और 2l दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो उसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में किसी पॉइंट O से, यानी कि इस दोनों आवेशों के बीच में एक पॉइंट O है और यहाँ से हमें r दूरी पर बिंदु P रखी गई है, और r दूरी पर बिंदु P जो रखा गया है ना, इस यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगी, यही हमें गणना करनी है। आप लोगों को बता दूं तो देखिए दोनों आवेशों के कारण P बिंदु पर एक तो इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और एक इधर की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो दिशाओं में होगी, एक तो इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो E1 और E2 दो तरह की यहाँ पे दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसको हम चलिए यहाँ पे हम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो है डिराइव करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सबसे पहले ये नहीं देखेंगे। उसके बाद से माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको देखेंगे। तो एक एक चीज को लिखते हुए चलेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, बिल्कुल इसी वे में, इसी तरीके से आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर क्या लिखेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है हमारे पास, हम लिखेंगे E बराबर में, सॉरी इसको E1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके वजह से प्लस क्यू आवेश के कारण E1 जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E1 बराबर में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे Q होता है और अपान में क्या हो जाता है, आर स्क्वायर, दूरी होती है। ठीक है, तो नीचे दूरी होती है, तो यहाँ देखिए प्लस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी क्या है, इस टोटल अगर लेंथ को देखें, टोटल दूरी को देखें, तो इस O से लेकर के P तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L है। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी क्या होगी, L होगी। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, यानी इस O बिंदु से माइनस क्यू आवेश की जो दूरी होगी L होगी, और यहाँ पे O बिंदु से प्लस क्यू आवेश की जो दूरी होगी L होगी। ठीक है, ये L मिल करके ही तो 2L बना होगा, तो ये L और ये R, तो R इस टोटल दूरी में से अगर L को घटा दें तो क्या हमें ये दूरी पता नहीं चल जाएगी, चल जाएगी। तो हम R में से क्या करेंगे, L को घटा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा पता चल गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये निकल के आ गई। तो इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। बस जिस तरीके से करता जा रहा हूँ उसी तरीके से आपको समझ लेना है और करते जाना है। ठीक है, अब हम ठीक इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम E2 मानते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण जो है इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 है, तो E2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी दूरी। तो देखिए माइनस क्यू से P बिंदु तक की दूरी कितनी है, यहाँ पे देखिए टोटल O बिंदु से P तक की दूरी R है और यहाँ तक का L है, तो L और R को जोड़ देंगे तो ये टोटल दूरी पता चल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, R प्लस का L स्क्वायर, ये लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा बन गया समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण सेकंड। फर्स्ट और सेकंड समीकरण हमें पता चल गया, दोनों हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं मिल चुकी हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, उसको हम क्या करेंगे कि E बराबर में, E से हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करेंगे, तो हम E1 में से E2 को घटा देंगे, E1 माइनस का E2 हो जाएगा हमारे पास परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास जो E1 प्राप्त हुआ है ये मिला है, E2 क्या मिला है, ये मिला है। समीकरण 1 समीकरण 2 का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। तो जहाँ पे E1 है वहाँ पे E1 का मान, जहाँ पे E2 है वहाँ पे E2 का मान रख देंगे। तो E बराबर हमारे पास क्या पता चल जाएगा, E1 की जगह पे 1/4 पाई अभी हमने जो निकाला है एप्सिलॉन नॉट, Q अपान में क्या हो जाएगा, R माइनस का L का स्क्वायर, और फिर से माइनस है तो माइनस, और E2 की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान में क्या हो जाएगा, R प्लस का L का
स्क्वायर। बहुत ध्यान से यहाँ पे समझने की जरूरत है, आगे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको यहाँ से बहुत अच्छे से कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम कॉमन ले सकते हैं, 1/4πε0 और क्यू को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसे हम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहीं से स्टूडेंट जो है गलत करते हैं। तो ई बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 1/4π क्यू अपन में 4πε0 हम ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बच जाएगा 1/r-का और माइनस का 1/में क्या बच जाएगा, r+का क्योंकि और बाकी सारी चीज़ें कॉमन आ गई हैं और बाकी अंदर जो बची हुई है उसको हमने लिख दिया है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ई बराबर अगर निकलना चाहें तो क्यू अपन में हो जाएगा हमारे पास 4πε0, ठीक है। क्या हो जाएगा, ε0, और इसका गुणा इसमें होगा तो हमारे पास हो जाएगा r+का और इसका इसमें होगा तो माइनस का r-का और नीचे आ जाएगा हमारे पास इसका एलसीएम r-का और r+का, ठीक है। तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में इस तरीके से रख देते हैं क्योंकि इसको हम बहुत जो है डीपली सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसको डीपली अगर सॉल्व करते हैं तो ई बराबर आ जाएगा हमारे पास क्यू अपन में 4πε0, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4πε0 जो है उसी को लिख दिया हमने, इसको तो लिखते ही जाना है। अब यहाँ पे देखिए a² - का फार्मूला बन गया, तो यहाँ से हम a² - का फार्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में अगर a+b लिखना चाहें तो r+का-l और प्लस का r-का-l, फिर से माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए एक ब्रैकेट में हो गया। और फिर से एक ब्रैकेट में लेना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, r+का-l माइनस का r+का-l, इस तरीके से हो जाएगा a+b और a-b। और अपान में क्या हो जाएगा हमारे पास r-का-l² और r+का-l²। इसको भी हम फार्मूले पे रख सकते हैं, अभी हम रखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए l से l कैंसिल हो जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है, ये r से -r कट जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो आगे अगर देखा जाए तो क्या बचा हमारे पास, ई बराबर निकालेंगे तो क्यू अपन में 4πε0, ये 2 r बचे हैं और 2 l बचे हैं तो क्या हो जाएंगे 4rl हो जाएंगे, ठीक है। 2 r बचा हुआ है यहाँ पे, 2 l बचा हुआ है तो दोनों का गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 तो rl हो जाएगा। अपन में नीचे क्या लिख सकते हैं, इसको r² माइनस का l² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इस टोटल टर्म को ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे इसको सॉल्व करें अगर तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम 1/4πε0 रखते हैं तो यहाँ पे जो है क्यू जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 गुणे r रखते हैं और फिर से हम क्या रखते हैं यहाँ पे 2 इंटू का l और इंटू का q, ठीक है। इस q को हमने यहाँ पे ले लिया। आपको एक चीज़ पता होगी कि 2l और इंटू का q ये चीज़ जो होता है किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है। किसके बराबर, p के बराबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। एक्चुअली फ्रेंड्स मैंने वीडियो बना दिया था लेकिन स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बंद हो गई थी। तो यहाँ तक हमने समझाया था कि q इंटू का 2l किसके बराबर होता है, p के बराबर। तो यहाँ पे 2l इंटू का q है तो इसके जगह पे हम p लिख सकते हैं। तो इसके आगे हमने क्या किया है कि e बराबर में 1/4πε0 हो जाएगा और 2r यहाँ पे रहेगा और 2l इंटू का q के जगह पे हम p रख देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो l² है ना, तो इस l² को नगण्य के बराबर मानते हैं, यानी कि नगण्य का मतलब होता है 0 के बराबर मानते हैं। तो 0 अगर रखते हैं तो r² का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके पावर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से एक r से हम इस 4 को काटेंगे तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल के आ जाएगा, ई बराबर में 1/4πε0 2p/r³। यही होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। कभी भी पूछेगा आपसे कि अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है तो आप लोग ये फार्मूला बताएंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। इसको मैंने सॉल्व कर दिया था लेकिन स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से जो है वीडियो बंद हो गया था, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद से मैं अपनी वीडियो जो है अपलोड करूं क्योंकि आधा अधूरा रह जाता इस तरीके से। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं, इसके लिए स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तब, अगर डाउट नहीं है, अगर समझ में आ गया हो तो इससे आप मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लग रही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ बस इतना सपोर्ट दिखाइए, हम आप सभी के लिए लगे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।